महाराष्ट्र में कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बीच महाराष्ट्र टास्क फोर्स की बैठक हुई और इस बैठक में यह तय हुआ कि महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पाबंदियों का दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा। नई गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी और उन पर अमल भी करना होगा। तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को लेकर अभी जो बातें सामने आ रही हैं कि पूर्ण लॉकडाउन की जो संभावना है वो कम दिख रही है। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि अगर केसेस 20,000 के करीब आने लग गए तो संभावना लॉकडाउन की हो सकती है। लेकिन मुंबई में आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 10,000 का आंकड़ा सामने आया। 10,000 से भी ज्यादा केसेस सामने आए हैं कोरोना के। लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन पर बात नहीं होगी। अभी बात यह कि नई गाइडलाइंस जारी हो रही है, यानी नई पाबंदियां लागू होंगी, उनका पालन करना अनिवार्य होगा। आगे की स्थिति को देखते हुए फिर बैठकों का दौर होगा। उसके बाद आगे क्या फैसला लेना है इस पर राय बनेगी। तो महाराष्ट्र के मंत्री क्या कह रहे हैं इसको लेकर सुनिए जरा। अभी जो संख्या आई है उसमें 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्प्टोमेटिक है। इसीलिए ये बहुत ही मैं तो ये बोलूंगा कि जो थर्ड वेव का जो अंदेशा हमें लग रहा है उसका जो एसिम्प्टोमेटिक का प्रमाण है निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम होम क्वारंटीन पे ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, ज्यादा जोर लगा रहे हैं। एक तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में एक जो मुद्दा पूछा गया है, तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हम लॉकडाउन यह परिभाषा अभी करने वाले भी नहीं है और लॉकडाउन का आज इमीडिएटली सोचने वाला बात भी नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर रेस्ट्रिक्शंस को और ज्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना, यानी जो निर्बंध लगाए गए उसको इम्प्लीमेंट करना, ये चैलेंजिंग काम है और ये होना जरूरी है। और अगर इसी तरह नंबर्स बढ़ते रहे तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस में, जिसको हम ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस, ये एक नई व्याख्या निर्माण की गई है कि जिससे नॉन एसेंशियल जो एक्टिविटीज है, जहां पर भीड़ होती है वहां भीड़ किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यह निर्णय आने वाले दिनों में हम लेंगे। पारस दामा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पारस, किस तरीके की नई पाबंदियां अब महाराष्ट्र में लगने वाली हैं? इस बैठक में क्या फैसला हुआ? नियम बदले जाएंगे, नियम जो है वो और सख्त किए जाएंगे। बीएमसी पूरी कोशिश कर रही है लगातार कि किसी तरह जिस तरीके का संक्रमण हो रहा है उसको रोका जाए। उसके तहत जो है कुछ दिन पहले अर्पिता स्कूल्स भी बंद किए गए थे और रेस्ट्रिक्शन नाइट कर्फ्यू भी लाया गया था। ऐसे में आज टास्क फोर्स की बैठक हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि नियमों को और सख्त किया जाएगा। शाम तक ये बात सामने आ जाएगी कि किस तरीके के जो नियम है वो लगाए जाएंगे, किस तरीके के और रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए जाएंगे, क्योंकि संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है वो बेहद ही डराने वाला है। क्योंकि कुछ दिन पहले 600-700 केसेस आ रहे थे प्रतिदिन और अब डबल रेट पर जो है वो केसेस आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा केसेस जो है वो कल आए हैं सामने। वहीं महाराष्ट्र में भी चिंता जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 18,000 से ज्यादा केस आना चिंता की बात है। ऐसे में टास्क फोर्स की बैठक हुई है और शाम तक जो है ये पता चल जाएगा कि किस तरीके का निर्णय लिया गया है और कौन से नए नियम जो है वो लागू किए गए हैं, कितने रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो और ज्यादा सख्त किए गए हैं। और रेस्ट्रिक्शंस लाना जरूरी भी हो गया है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार को अगर आपको कम करना है तो नए नियम जो है वो लागू करना जरूरी हो गया है। तो इसी मद्देनजर जो है बीएमसी कोशिश कर रही है और टास्क फोर्स की बैठक जो है थोड़ी देर पहले खत्म हुई है और निर्णय भी जो है वो जल्द से जल्द आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि क्या नए नियम जो है वो लागू किए गए हैं और कितने सख्ती से और नई गाइडलाइंस जो है वो सामने आ सकती हैं। अर्पिता, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। वहीं देखिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी कहना है कि ये 5वीं लहर की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज 10,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने साफ किया कि सभी संक्रमितों का जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट संभव नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए पूरे इंतजाम का दावा किया। देश में तीसरी लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन है, अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बस जो संतोष की बात यही है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड है पहले के मुकाबले में। दिल्ली के अंदर 100% की हो रही थी जी, जीनोम सीक्वेंस 100% की हो रही थी और उसका मकसद कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज नहीं होता उससे। ट्रीटमेंट कोरोना का वही है, डेल्टा का भी
ओमिक्रॉन का भी और दूसरे वेरिएंट्स का भी, सबका एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। ये सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज थी देखने के लिए कि क्या देश में ओमिक्रॉन भी आया है या नहीं आया है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ओमिक्रॉन देश में आ चुका है, ओमिक्रॉन फैल रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो अभी तक 10% बेड थे कोरोना के लिए, उसको कल आदेश दिए गए 40% करने के लिए आदेश दिए गए, ताकि देखो क्योंकि होने में भी एक हफ्ता लगता है, 4-5 दिन एक हफ्ता लग जाता है, ताकि 4 गुने बेड से हो जाए। जीटीबी हॉस्पिटल है, 650 बेड उसमें अभी तक हमने रिजर्व किए हैं कोरोना के लिए। 20 के करीब पेशेंट हैं। एलएनजेपी में भी 650 से ज़्यादा बेड हैं, पर पेशेंट 15-20 ही हैं। तो सरकारी अस्पतालों में 2%, 3%, 5% की ऑक्यूपेंसी है। तो अभी सर्विसेज को बंद नहीं किया गया है, अभी सभी चल रही हैं, और क्योंकि ऑक्यूपेंसी 5% के आसपास ही चल रही है अभी। दो सहयोगी और मौजूद हैं। संतोष हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से और अमित भारद्वाज दिल्ली से मौजूद है। अमित, आपका रुख करना चाहूंगी। सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि केसेस ज्यादा हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि 10,000 केस, अगर देखिए अभी संभावना दिल्ली में भी उसी की है जो मुंबई में हमने देखा, वहां पर एक दिन में 10,000 केस आ रहे हैं 24 घंटे में। दिल्ली में भी संभावना उसकी है। यहां पर एहतियाती कदम क्या उठाए गए हैं? क्या यहां पर लॉकडाउन की संभावना दिख रही है? जी देखिए, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने अर्पिता बहुत साफ रूप से ये इस बात को माना कि आज लगभग 10,000 केसेस दिल्ली में आ जाएंगे और पॉजिटिविटी रेट 10% तक पहुंच जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र वाले हालात अब दिल्ली में भी होने वाले हैं। जहां तक ओमाइक्रॉन वेरिएंट की बात है, जो पहले ही सिद्ध हो चुका है कि लगभग 80% से ज्यादा केसेस दिल्ली में असल में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के हैं, तो इसी वजह से जीनोम सीक्वेंसिंग को अब सैंपल साइज में ही रखा जाएगा। आने वाले दिनों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड्स बढ़ाने की बात कही जा रही है। 40% से ज्यादा बेड कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी कोविड-19 के लिए। जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, कल ही दिल्ली का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में तय किया गया था फिलहाल रेड अलर्ट जैसे रेस्ट्रिक्शंस दिल्ली में नहीं लगाए जाएंगे और नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको पता ही है कि अब शुक्रवार की रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक कोई भी पब्लिक मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को बाहर जाने आने का परमिशन होगा और जो जरूरी सामानों के दुकान है, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स हो, राशन की दुकानें हो, उनको चलाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तमाम प्राइवेट ऑफिसेज जो दिल्ली से चल रहे हैं उनको कहा गया है कि सिर्फ आप 50% स्टाफ को ही ऑफिस बुलाएं और बाकी को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम कराएं। दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम मोड का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको अभी भी दफ्तर जाना पड़ेगा। यानी कि जो नए रेस्ट्रिक्शंस हैं वो तो लागू हो गए हैं। वीकेंड कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू है, लेकिन जहां तक लॉकडाउन का सवाल है, फिलहाल दिल्ली के अलग अलग मंत्री यही इंडिकेशन दे रहे हैं, दिल्ली सरकार यही इंडिकेशन दे रही है कि लॉकडाउन तो नहीं लगाया जाएगा। और कल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इनकार भी किया था लॉकडाउन के मसले से, और संभवतः इसके पीछे वजह यही है कि फिलहाल जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है दिल्ली में वो नहीं बढ़ा है। लेकिन हमें अगर केसेस 10,000 आने लगते हैं 24 घंटे में, दिल्ली में भी मुंबई जैसी सिचुएशन हो जाती है जिसकी संभावना सत्येंद्र जैन जता भी रहे हैं, तो क्या अब जब मेट्रो 100% क्षमता के साथ खोलने की बात हो गई, बसों को 100% खोलने की क्षमता की बात हो गई, तो ऐसे में खतरा और बढ़ेगा? अगर 10,000 केस उस वक्त आप समझिए जब मेट्रो में 50% क्षमता के साथ लोग जा सकते थे, बसों में 50% क्षमता के साथ बैठ सकते थे, अब 100 कर दिया गया है। 10,000 केस अगर आ जाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले 1-2 दिन में स्थिति दिल्ली में क्या होगी। निश्चित रूप से, और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इसी बात की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि असल में जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है जिसकी लहर दिल्ली में आई हुई है, ये वैसे भी बहुत तेजी से फैलता है और ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो कहीं गुना ज्यादा है। कल ही हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर सुरेश कुमार जो एलएनजेपी के डायरेक्टर हैं वो भी कह रहे थे कि लगभग 18 लोगों तक एक सिंगल इन्फेक्टेड पेशेंट 18 लोगों तक को इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि जो इन्फेक्शन का खतरा है, ट्रांसमिशन का खतरा है, वो कहीं ज्यादा है ओमाइक्रॉन में।
और जो सवाल आप ठीक है खड़ा कर अमित, रही आप हैं, रहिए वो तो जरा। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि देखिए सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार ऐसे में जब कोरोना के केस देश में बढ़ रहे हैं और चुनाव भी अब आने वाले हैं सर पे, तो क्या रैलियों को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? तो बड़ी खबर आ रही है, पीएम की लखनऊ रैली पर भी अब कोरोना का साया नजर आ रहा है और कोरोना के चलते पीएम मोदी की ये रैली रद्द हो सकती है। जानकारी ये कि 9 जनवरी को ये रैली होने वाली थी। अब ये संभावना दिख रही है कि स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस रैली को रद्द करने की बात सामने आ रही है। तो कोरोना की स्थिति को लेकर जहां एक तरफ देखिए कांग्रेस ने भी ये कहा कि बड़ी रैलियां कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी इन्हीं स्थितियों को देखते हुए, वहीं अब प्रधानमंत्री की रैली जो लखनऊ में होने वाली थी उसे भी रद्द किया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूपी में कोरोना को लेकर अब नई पाबंदियों का ऐलान भी हो गया है। यानी जिस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में बनी हुई है उनको देखकर भी 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद हाईकोर्ट तक संक्रमण जो है वो पहुंच चुका है। जज भी 3 जज कोरोना संक्रमित हाईकोर्ट के हुए, जिसके बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए भी बैठकों का दौर चल रहा था और बड़ा फैसला लिया गया। 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा उत्तर प्रदेश में भी। संतोष हमारे साथ जुड़े और अपडेट के साथ। संतोष, देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा जो टीम 9 की बैठक की जाती है उसी के दौरान ये समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो नाइट कर्फ्यू पहले रात में 11 बजे से लागू था उसको 1 घंटे बढ़ा दिया गया है और 6 जनवरी से ये रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ 10वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक के लिए बंद करने के जो कोविड-19 की जो टीम थी, जो स्पेशल टीम है मुख्यमंत्री जो समीक्षा करते हैं, उसमें भी निर्णय लिया गया कि स्कूल बंद किए जाएंगे 10वीं तक के 14 जनवरी तक। दूसरी जो अहम बात है कि जिस जिले में भी 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या होगी वहां पर स्विमिंग पूल, होटल, सिनेमा हॉल सभी वहां पर 50% की कैपेसिटी पर ही वहां पे खुल सकेंगे। यानी पाबंदियों की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ चला है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ राजनीतिक गहमागहमी तेज है, रैलियों का दौर है, रैलियां हो रही हैं, रोड शोज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। अभी हालात हालांकि दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह नहीं है, लेकिन कल तक अगर बात करें तो कल 24 घंटे में 992 केस आए, यानी कि 1000 के आंकड़े को उत्तर प्रदेश भी छू रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कुल संक्रमितों की संख्या देखें तो 3200, 3200 के आसपास कल तक थी। आज जब आंकड़े आएंगे तो जाहिर है कि ये बढ़ के जिस रेट से उत्तर प्रदेश में संक्रमण बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं भयावहता बढ़ती जा रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अभी आंकड़े भले ही कम आ रहे हो लेकिन यह संक्रमण फैल रहा है। हाईकोर्ट के 3 जज इसके संक्रमण में आ चुके हैं, जिसकी वजह से वहां पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवाई जा रही है, जो उनके संक्रमण में जो संपर्क में लोग आए। यानी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गहमागहमी के बीच में कोरोना का संक्रमण लगातार चिंताजनक बना हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार दावा कर रहा है कि हम तैयार हैं, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जिस रेट से ये बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में वो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, और इसीलिए पाबंदियों में कुछ और बढ़ोतरी हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं देखिए बिहार में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है और अब नीतीश कैबिनेट तक ये पहुंच गया। नीतीश के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके अलावा 2 अन्य मंत्री भी हैं जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित से। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के ऊपर बड़ा कोरोना अटैक हुआ है और आज मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। सुबह 11:30 बजे बैठक शुरू हुई है और बैठक से पहले ही निर्देश दिए गए सभी मंत्रियों को कि वो अपनी कोरोना जांच करवाएं, उसके बाद ही कैबिनेट की बैठक में शामिल हो। और जैसे ही लोगों ने अपनी जांच करानी शुरू की, सभी मंत्रियों ने 4 मंत्री जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद पॉजिटिव पाए गए हैं। भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी वो पॉजिटिव पाए गए हैं और मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके बाद हड़कंप मच गया है सरकार में। और खास बात यह है कि सुनील कुमार जो कि मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं वो कल औरंगाबाद में मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां पर उनकी समाज सुधार यात्रा चल रही थी। और इस वक्त मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है और लगातार मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। और यहाँ पर देख सकते हैं लेसी सिंह मौजूद है, मंत्री एक आई हैं।
जैसे कि आपने अपनी जांच कराई है कोरोना की? जांच करा लिए हैं, निगेटिव आई है। नेगेटिव आया है? नेगेटिव। बहुत सारे पॉजिटिव भी आए हैं मंत्री। हाँ, सबको अब सावधानी बरतना है। ठीक है। तो लेसी सिंह, अब देखिए, बिहार सरकार में भी कोरोना बम फूटा है। 2 डिप्टी सीएम और 2 मंत्री कोरोना की चपेट में आए हैं। बिहार में आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर अब कुछ कदम भी बढ़ाए जाएंगे इस दिशा में कि किस तरीके से ये आंकड़े कम किए जाएं। हालांकि कैबिनेट बैठक होनी थी, उससे पहले ही टेस्ट हुआ और उसी में 4 मंत्री पॉजिटिव आए हैं। अब आगे कदम भी इस दिशा में बढ़ाए जाएंगे। बढ़ रहे आगे, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। चांदगांव ये इलाका जहां सुरक्षा बल ने एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ढेर किया। इसमें से एक पाकिस्तानी नागरिक है। कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ने बताया कि इन आतंकियों के पास से 2 M4 कार्बाइन और 1 AK सीरीज राइफल समेत आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बल की टीम ने जिले के चांदगांव गांव में आज सुबह घेराबंदी की, तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान वहां छुपे आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बल ने भी गोलियां चलाई और 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं देखिए, विजय कुमार आईजी कश्मीर रेंज, उनका ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने बताया कि क्या क्या बरामद हुआ। 2 M4 कार्बाइन और 1 AK सीरीज की राइफल समेत आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं और साथ ही साथ हथियार भी बरामद हुआ। कुलगांव पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला था कि TRF जो लश्कर तैयबा का आउटफिट है, 2 टूरिस्ट छिपे हुए हैं ओके विलेज में। तो आर्मी पुलिस CRP मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालने के बाद सारे सिविलियन को घर से निकाल दिया गया और इनकाउंटर में 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया था। दूसरा, कल पुलवामा में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें आज मॉर्निंग में ऑपरेशन खत्म हो गया, जिसमें जैश मोहम्मद के 3 डेड टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट है, 1 लोकल टेररिस्ट है।